हेलो एवरीवन, सो दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड चीज़ें, और देन विल कैरी ऑन द डिस्कशन फर्दर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, स्यूडो फोर्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्यूडो का मतलब होता है नॉट रियल। तो कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बट रियलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते। ऑल्दो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे आर बिहेविंग एज फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ठीक, तो द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशन। देयर आर मेनी रिएक्शंस विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ although they are higher order reaction। यानी कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बट इन रियलिटी दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, कैसे? ये देखिए, इथाइल एसीटेट, दिस इज एन एस्टर। इसका वाटर के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो एस्टर हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, लिखा हुआ भी है, देखिए। ठीक, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट विद 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लिया गया है। लार्ज अमाउंट का मतलब क्या? देखिए, 0.01 मोल के लिए अगर सिर्फ रिएक्शन की ही बात करनी थी तो कितना पानी चाहिए था? 0.01 मोल। मगर लिया हुआ कितना है? 10 मोल, क्योंकि वो एज अ सॉल्वेंट मेन रोल प्ले कर रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर एस्टर होगा, एक्सेस रिएजेंट वाटर होगा। वाटर पूरा अगर रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा तो भी 0.01 मोल को 0.01 मोल वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी कितना बचा रह जाएगा? आप 10 में से 0.01 माइनस कर दिए, तब भी कितना बचा रह जाएगा? 9.90। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर पड़ा रहेगा। ये रिएक्शन क्या हुआ, ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो CH3CO, C2H5 है, दिस इज एस्टर। अगर आप ऑर्गेनिक की नज़र से देखेंगे तो इथाइल, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। अल्काइल अल्केनोएट, तो इथाइल इथेनोएट। ठीक, पानी के साथ में रिएक्शन हो रहा है, इसका H+ एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए, ये यहाँ से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होकर चला जाएगा और यहाँ पर ये पानी का OH लग जाएगा और C2H5OH, यानी एस्टर की हाइड्रोलिसिस पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर मिलता है। ये तो चलिए एक ऑर्गेनिक की चीज़ हो गई। आइए मुद्दे पर आते हैं। ठीक, देखिए, जो यहाँ रिएक्शन हो रहा है वो अगर आपके उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर जैसी चीज़ क्यों आ रही है? अगर आप उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बट जैसे कि बुक भी बोल रही है और साफ साफ नज़र आ रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। 10 मोल था, रिएक्शन कंप्लीट भी हो गया 9.9। तो यानी वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आया। जो हमने शुरुआत में ले रखी थी वही आज भी है, अभी भी है। तो इन सच अ सिचुएशन हम ये बोलेंगे कि यार वाटर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, यहाँ पर कुछ बदला ही नहीं है। तो एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव मी अनदर कांस्टेंट। मैं उसको क्या बोल दे रहा हूँ? के डैश बोल दे रहा हूँ। अब अगर ऐसा है, के डैश बोल दिया, तो वो रेट का एक्सप्रेशन ही थोड़ा सा हम जो है वो ऑल्टा कर देंगे कि रेट क्या हो जाएगा? के डैश CH3COO, C2H5, यानी वही इथाइल एसीटेट रेज टू द पावर 1। तो लीजिए साहब, ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया रिएक्शन। इसका आपके ऑर्डर कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो वर्ड क्यों यूज़ किया? रियलिटी में नहीं था, रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, बट क्योंकि पानी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं कर रही है, वो सॉल्वेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, दीज आर रिएक्शंस इन विच मोर देन वन स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। होते नहीं है वो, एक भाई अगर एक से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो यानी हो तो ऑर्डर वन तो वन नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन। ऑर्डर तब भी वन है। लो, क्यों? एक से ज़्यादा इन्वॉल्व है तब भी ऑर्डर वन है। हाँ,
बिकॉज दे इन्वॉल्व आइदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट एज रिएक्टिंग स्पीशीज। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो उसकी कंसंट्रेशन भी नहीं बदल रही है, अगर कैटलिस्ट है तो उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए बस किसी एक पे ही डिपेंडेंसी है, तो उनको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। एनसीईआरटी में इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक तो आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट दिया, और एक और एग्जाम्पल है, आइए देख लेते हैं। दिस इज सुक्रोज, केन शुगर, ठीक, चीनी जो हम टेबल शुगर भी कहते हैं, इसका पानी के साथ में रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये हमको दो चीज़ें दे रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रुक्टोज। बायोमॉलिक्यूल्स में ये हम आगे चल के और पढ़ेंगे। कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज एक कीटोन है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, फॉर्मूला तो सेम है, सो दे आर आइसोमर्स। तो इसकी भी जो हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है, पानी तो एज अ सॉल्वेंट है, तो बस रेट जो है वो सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालने के कुछ और भी तरीके होते हैं, कुछ और मेथडोलॉजीज होती हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, हमारे मॉड्यूल में भी हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को सुनिए। यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला जो है वो प्रेशर के टर्म में डील करते हैं, अभी तक के हमने नहीं लिया है, तो एक नया ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात समझते हैं और फिर उसे सॉल्व भी करेंगे। कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले खुद ही बोल दिया है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी में, ये सब गैसियस सिस्टम है। ठीक, T=0 पे ए का प्रेशर P1 है। शुरू आपके प्रेशर किसकी वजह से होगा, मोल्स की वजह से होगा, अभी देखेंगे। और फिर T टाइम के बाद में ठीक ए का प्रेशर P2 है, थोड़े टाइम के बाद में ए का प्रेशर P2 है। तो कैलकुलेट के इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स, या फिर P1 P2 T, ये सब गिवन पैरामीटर्स हैं, इनके टर्म में आपको के कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं सवाल कैसे होगा। ये देखिए, अब जो है वो क्या कहते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी हुई, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए T समय के बाद में, K क्या है, रेट कांस्टेंट, T क्या है, कितना टाइम बीत गया, टाइम इलैप्स्ड। ठीक, तो अब अगर वो आप देखेंगे तो देखिए ये PV इज इक्वल टू nRT हमारी इक्वेशन होती है। P क्या होता है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। V इधर ले गए तो P इज इक्वल टू N/V RT, P इज इक्वल टू CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन है। तो एक तो प्रेशर कंसंट्रेशन के ही प्रोपोर्शनल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर मोल्स के प्रोपोर्शनल है, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोल्स। वाई इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वेरी इजी यार, जितने ज़्यादा जिस पर्टिकुलर स्पीशीज के मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा, गिवन दैट वॉल्यूम और टेम्परेचर, डिब्बे में रिएक्शन हो रहा होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो उस बेसिस पे, उस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि यार शुरुआत में तो बस ए ही था, T=0, यानी जब हमने बस डिब्बे में ए डाला तो जो ए के मोल्स होंगे वही ए का प्रेशर होगा। ठीक, T समय बाद में ए के मोल से AT हैं, जो A0-X है, जिसको हम AT कहते हैं, वो AT है। तो अब T समय बाद में जो ए का प्रेशर होगा वो AT के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि ये देखिए, सवाल को ध्यान से फिर से देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए कि P1 और P2 ए के ही प्रेशर है, P1 शुरुआती वाला, P2 T समय बाद वाला। तो यार P1 जो है प्रोपोर्शनल होगा A0 के, और P2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा AT के, कोई बात ही नहीं है भाई। इक्वेशन क्या थी, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। तो फिर ये क्या बन जाएगी, ln A0 की जगह क्या लिख देंगे, P1, AT की जगह क्या लिख देंगे, P2 इज इक्वल टू KT, क्योंकि A0 इनिशियल प्रेशर अब के प्रोपोर्शनल होगा, और AT ए का ही प्रेशर जो है वो T टाइम के बाद में, ये हो गया।
और के टी है टी, वो जो टाइम इलैप्स हुआ है, तो के निकल कर आ गया 1/t ln p1/p2। तो ये हमने पहला इलस्ट्रेशन देखा जो कि रिलेटिवली सिंपल होता है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे इलस्ट्रेशन देखते हैं कुछ। ये देखिए, ये हमने मॉड्यूल से ही एक उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक। यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी में, पिछले सवाल की तरह है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी में, बट कहानी में ट्विस्ट है। इन्होंने कहा है कि वहाँ मैंने P1 P2 यूज़ किए थे, सिंबल्स अलग कर दिए, बट सवाल का कंसेप्ट समझिए। P0 क्या है? इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बहुत अच्छी बात है। PT क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस सिस्टम T समय के बाद में। हेलो, PT कोई A का प्रेशर नहीं है। T टाइम के बाद में A भी कुछ होगा, कुछ B भी होगा, कुछ C भी होगा, इन सब का मिला के जो प्रेशर है वो क्या है? टोटल प्रेशर। तो केवल ये A का ही प्रेशर नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सी यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेट अस हैव अ लुक, सवाल कैसे होना है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं उधर से कॉपी कर लिया है कि ये वाली चीज़ के इतना निकल के आना है, ये आपको से प्रूफ करना है या इस एक्सप्रेशन तक पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं, तो आइए देखते हैं। दिया ही है, इनफैक्ट आता ही है, तो कोई टफ नहीं है, लंबा नहीं है, हल्का सा कंसेप्चुअल है। ध्यान से सुनिए भाई। मैं मान लेता हूँ कि यार ए के A0 मोल्स थे, T=0 पे A0 मोल्स थे। कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ समय बीत जाता है, T मिनट बीत जाते हैं, तो ये कितना हो जाता है? A0 माइनस एक्स। तो इसके कितने बनेंगे? x मोल्स। इसके भी कितने बनेंगे? x मोल्स, क्योंकि स्टोकियोमेट्री ये बोल रही है। देखिए 1 मोल इसका जाएगा तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो स्टोकियोमेट्री ये बोल रही है। तो ये आप देखिए A0 माइनस एक्स, एक्स एक्स। शुरुआत में जो P0 दे रखा है वो तो एक ही प्रेशर है, क्योंकि शुरुआत में एक के अलावा कुछ और होगा ही नहीं, T=0 पे। तो वो A0 P0 जो है वो A0 के प्रोपोर्शनल होगा। फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, थोड़ा समय बीत जाएगा, तो A0 माइनस एक्स और ये x और ये x, PT क्या है? T समय बाद का टोटल प्रेशर। तो यार टोटल प्रेशर तो टोटल गैसियस मोल्स की वजह से होगा ना। अब गैसियस मोल्स और कौन कौन है? एक तो A है भाई, ये देखिए A, ये क्या है B, और ये क्या है? C। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A0 प्लस एक्स। टोटल प्रेशर आपके प्रोपोर्शनल है A0 प्लस एक्स के, बट हमारे लिए जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है वो तो यही है, ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT। A0 इनिशियल मोल्स ऑफ ए, क्योंकि जो देखिए रिएक्शन कर रहा है वो तो A कर रहा है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमको चीज़ें लिखनी होंगी। अब A0 क्या है? इनिशियल मोल्स, और AT क्या है? A के ही मोल्स, ए के ही मोल। मुझे सबके मोल्स से मतलब नहीं है, मैं जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, मैं ए पे लगा रहा हूँ भाई। ए पे जो आपके रिएक्ट कर रहा है उसका डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर का। बी क्या हो रहा है, सी क्या हो रहा है, लाइक दिस इज नॉट माई कंसर्न। तो यही हमारी इक्वेशन है, A0 माइनस एक्स। तो अब वो चीज़ कैसे लेकर आए? देखिए अब उसको लाने का तरीका है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? 2P0, 2A0, फिर इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, तो 2P0 माइनस PT, ये क्या हो जाएगा? 2A0 माइनस A0 माइनस एक्स, तो ये A0 माइनस एक्स बता रह जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2P0 माइनस PT, ये क्या हो गया? A0 माइनस एक्स। तो बस अब एक एक्सप्रेशन लिख देंगे, ln A0 की जगह क्या लिख दिया? P0, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल था, और A0 माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? 2P0 माइनस PT, ये लिख दिया इज इक्वल टू KT। तो अब T कितना हो गया? 1/K ln P0 बाई 2P0 माइनस PT। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऐसे मैनिपुलेट करके हमको किस टाइप से और कैसे सवाल करने होंगे। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए अपना डिस्कशन हम यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को, और ग्रेडेशन थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, एक और सवाल करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइन, ये देखिए, कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ठीक, फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये है, देखिए ये ए जा रहा है बी में और सी में। मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्या दे रखा है, लेट P4 बी द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस सिस्टम आफ्टर टाइम टी। इस बार इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा मैंने, इस बार इनिशियल प्रेशर नहीं है, वो सोचना है आप उसको। P4 बी द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम टी समय के बाद में। ठीक, जब शुरुआत में ये था सिर्फ और कुछ नहीं था, मगर उस टाइम प्रेशर क्या था वी डोंट नो। थोड़ा टाइम बीत गया, टी बीत गया, अब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, क्योंकि ए जो है वो इट इज़ डिकम्पोजिंग इनटू बी एंड सी। ठीक, और टी टाइम के बाद में प्रेशर P4 है, और फ्रॉम द बिगनिंग, एंड P5 बी द प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब कहा है कि फाइंड के इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन या वेरी लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन। मतलब ठीक है, एक हद तक जो होना होगा वो तो 99% या 99.9% वो ख़त्म हो जाता है, बाकी वो चलता रहता है। तो अब इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये नहीं कि हम लिटरली क़यामत तक के वेट करेंगे। इनफाइनाइट टाइम से आई मीन टू से कि काफ़ी लंबा टाइम बीत गया, तो भाई जितना होना था वो रिएक्शन हो गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है और उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। ये वेरी लॉन्ग टाइम से यहाँ वही कहने का उनके तात्पर्य है, मतलब है। ठीक, ये देखिए सवाल करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे हम मान लेते हैं कि यार मोल्स थे ए नॉट, कुछ समय बीता होगा टाइम t, तो कुछ ए नॉट माइनस एक्स, ये कितने हो गए x, ये कितने हो गए x। और इनफाइनाइट टाइम यानी जब हम मानते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब तो ये बचा ही नहीं, तो इसके कितने 0, तो इसके कितने बनेंगे ए नॉट, इसके कितने बनेंगे ए नॉट, क्योंकि एक मोल बी देता, एक मोल सी देता, तो ए नॉट मोल्स ऑफ बी देंगे, ए नॉट मोल्स ऑफ सी देंगे। अब लेट अस स्टार्ट द गेम। ए ही का फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, तो इक्वेशन तो देखिए अपनी वही रहेगी, घिसी पिटी। ln ए नॉट इनिशियल मोल्स ऑफ ए टी मोल्स ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू के टी। तो एट टाइम टी पे प्रेशर जो हमको दे रखा है वो आप देखिए पढ़िए कि टी टाइम के बाद में टोटल प्रेशर, सिर्फ ए का प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर कितना है P4, टोटल प्रेशर क्या है P4 एट टाइम टी। तो अब आप देखिए, ये तो भाई देखिए ए का हो गया प्लस ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, टोटल कितना हो गया ए नॉट प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो कि टी टाइम के बाद में अवेलेबल हैं, और वही प्रोपोर्शनल होंगे किसके, P4 के। P4 इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट प्लस एक्स। इनफाइनाइट टाइम के बाद में बहुत टाइम बीत गया, तो अब तो ये तो बचा ही नहीं, वो कन्वर्ट हो गया कि इसमें बी में और सी में, तो बी के भी ए नॉट मोल्स, सी के भी ए नॉट मोल्स। तो आपके P5 2 ए नॉट के बराबर होगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद में प्रेशर सवाल के अंदर दे रखा है P5, ठीक, और मोल्स कितने होंगे 2 ए नॉट के प्रोपोर्शनल है, यानी ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल आ गया P5/2, ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल आ गया P5/2। तो अब हमको दो चीज़ें लिखनी हो, ए नॉट माइनस एक्स। तब उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए कि मुझको ए नॉट माइनस एक्स लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम मल्टीप्लाइड इट बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा P5 इज प्रोपोर्शनल टू 2 ए नॉट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, P4 इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट प्लस एक्स, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया मैंने, तो P5 माइनस P4 इज प्रोपोर्शनल, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया ए नॉट माइनस एक्स। ठीक, ये ऐसे अलजेब्राइक मैनिपुलेशन आपको भी आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। क्या अच्छा आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया यार मुझको, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे टर्म कौन सा लेकर आना है इनसे, ए नॉट माइनस एक्स, तो इसलिए ऐसा किया।
कोई बात नहीं, यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं अपना कि भाई क्या था टर्म, क्या था ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, वही घिसा पिटा। तो a नॉट की जगह क्या लिख दिया, ठीक, a नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया P5/2, a नॉट की जगह क्या लिख दिया, देखिए P5/2, और a नॉट माइनस एक्स की जगह क्या लिख दिया P5 माइनस P4, ये लिख दिया, ये के टी के बराबर आ गया। देखिए तो ये यहाँ से हम टी तो हमको हमारा नोन टर्म है, निकाल सकते हैं। तो ये भी हमने एक क्वेश्चन देखा, ये भी एक अच्छा सवाल। ठीक, आइए कई सारे बच्चों ने ये एक मॉड्यूल का, हमारे बंसल के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। ये कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू और वैसे भी ये सवाल पूछा है। मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पॉज करके आप खुद ही करने की कोशिश करें, आर्टिकल पढ़ा दिया है, और नहीं हो तो फिर एक बार कम से कम कोशिश तो करें, ट्राई तो करें, थोड़ा अपने लेजीनेस से, स्लम्बर से बाहर निकलें, और फिर उसके बाद में आप, हाँ मैं तो यहाँ वीडियो में सॉल्व कर ही रहा हूँ, बट मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, बट आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, सवाल करिए, ट्राई करिए। ओके, ये देखिए क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन है, अब देखिए, ये देखिए सिली मिस्टेक्स होती है लोगों से, ए सॉलिड है तो उसका कोई प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मगर वो जिन चीज़ में डिकम्पोज कर रहा है वो लोग गैसेस ज़रूर हैं। डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है, टी टाइम के बाद में, इस बार वैल्यू दे दी है 20 मिनट के बाद में, ठीक, 150 mmHg का प्रेशर, और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में, बहुत लॉन्ग का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर यानी ए ख़त्म हो गया होगा किसमें, बी में और सी में, बहुत लंबे समय के बाद में जो टोटल प्रेशर है वो 225 है, ए का प्रेशर नहीं, टोटल ऑब्जर्व प्रेशर। तब उन्होंने कहा है कि दो चीज़ निकालिए, एक चीज़ तो आप क्या निकालिए, के, और फिर उसको यूटिलाइज करके 40 मिनट के बाद में जो है वो क्या कहते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा वो निकालिए। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। आइए साहब करते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है सवाल। ठीक, ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब भाई हम वही घिसी पिटी बात यार, मान लेते हैं कि T = 0 पे ए नॉट मोल्स थे। टी टाइम के बाद में, जो कि अब इस बार हम वैल्यू प्लग कर लेंगे, 20 मिनट ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया x, ये हमारे मोल। इनमें गैशियस मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स, 2x + x, ठीक, 3x, वो किसके बराबर होंगे, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब आपके दे रखा है 20 मिनट बाद कितना, 150, तो 150 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 150 इज़ प्रोपोर्शनल टू 3x या 50 इज़ प्रोपोर्शनल टू x। पहले चीज़ तो ये निकल कर आई। ठीक, अब इनफाइनाइट टाइम देखते हैं। अब इनफाइनाइट टाइम यानी बहुत समय बीत गया, ये तो बचा ही नहीं भाई, 0 है। इसके कितने बने, अब जैसे देखिए इसके 1 मोल जाते तो इसके कितने बनते, 2 मोल, क्योंकि यहाँ से x गए तो यहाँ कितने बने 2x, तो इसके 1 मोल जाते तो इसके कितने बनते 2 मोल, तो अभी तो ए नॉट चले गए, तो ये कितना बनेगा 2a नॉट, और ये भी कितना बनेगा a नॉट, ये दोनों है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल मोल्स मिलेंगे, तो ऐड कर दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद में जो प्रेशर है वो इन दोनों को ऐड करके 3a नॉट के बराबर है, जो कि हमको प्रेशर दे रखा है 225 सवाल में। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 45 है, आप देख सकते हैं, वो दी हुई है आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट। यानी a नॉट कितना हो गया 75। वही घिसी पिटी इक्वेशन फिर से यार, x भी निकल गया, a नॉट भी निकल गया, k = 1/t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, वी नो द वैल्यू ऑफ a नॉट, वी नो द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से k निकल कर आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे टाइम कितना रखा 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट बाद ही ये हुआ था कि इतना प्रेशर नज़र आ रहा था। तो अब यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली, जो है वो, क्योंकि टाइम मिनट में दे रखा था तो k मिनट इनवर्स होगा। याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की यूनिट टाइम इनवर्स, तो ये k निकल कर आ गया ln 3/20 मिनट इनवर्स, दिस द वैल्यू ऑफ k। ठीक, ये k की वैल्यू 1/20 को मैंने ऐसे करके लिख दिया 0.05, क्योंकि 1/20 ln 3 मिनट इनवर्स, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल में एक और चीज़ भी पूछी है, यहाँ से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं कि उसी रिएक्शन के लिए अब k पता चल गया है, तो 40 मिनट के बाद में प्रेशर बताइए। आइए साहब देखते हैं, इक्वेशन वही है, ln a0/at = kT।
ए नॉट क्या है, शुरुआती मोल्स जो कि प्रोपोर्शनल होंगे शुरुआती प्रेशर के। ए टी क्या है, केवल ए का प्रेशर टी टाइम के बाद में, केवल ए का प्रेशर टी टाइम के बाद में, केवल ए, केवल ए, केवल ए का प्रेशर टी टाइम के बाद में। ठीक, तो अब के की वैल्यू हमको पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ के। टी टाइम यानी उन्होंने बोल रखा था 40 मिनट के बाद में बताना है। तो ये अब यहाँ से कैलकुलेशन किया, ये कितना आया हमारा, 80 निकल कर आया, 80। वी कैलकुलेटेड 80। 80 बेसिकली क्या है, ए नॉट माइनस एक्स डैश। एक्स डैश यानी जो मोल खर्च हो गए, बहुत अच्छी बात है यार, जो मोल खर्च हो गए, तो वो 80 था। 25/3 वहाँ से एक्स डैश निकाला। एक्स डैश आपके जो निकल कर आया वो ये 25 इंटू 8/3, इतने मोल्स खर्च हो गए। तो अब 40 मिनट के बाद में जो प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा, ए का तो प्रेशर है नहीं, ए का तो प्रेशर है नहीं, बस फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन हो रहा था। तो प्रेशर किसकी क्या होगा, जब यहाँ से एक्स डैश मोल्स जाएंगे, यहाँ से जब एक्स डैश मोल्स जाएंगे प्लीज़, जब यहाँ से एक्स डैश मोल जाएंगे तो यहाँ कितने बनेंगे, 2x डैश, यहाँ कितने बनेंगे एक्स डैश। तो टोटल गैशियस मोल्स जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3x डैश। एक्स डैश तो हमने बहुत मेहनत से निकाला। अब आप देख लेते हैं कि ये निकल कर आ गया है, तो एक्स डैश निकल कर आ गया है, तो 3x डैश हमारा प्रेशर हो जाएगा 40 मिनट के बाद में। आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 200 mmHg ये आ गया। ऐसे ही वी हैव एग्जाम्पल 4.6 ऑल्सो। एग्जाम्पल 4.6 अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप देखिए एग्जाम्पल 4.6 एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से मैं ये भी कई क्वेश्चन पूछ रहे थे कई बच्चे इस सवाल को भी, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है N2O5 का N2O4 में और O2 में। शुरुआत के समय पे प्रेशर दे रखा है 0.5, ठीक, और 100 सेकेंड होने के बाद का प्रेशर दे रखा है 0.512, और हमसे वही पूछा है कि भाई कैलकुलेट करो रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोल दिया है। इस बार क्योंकि हमने 2-3 इलस्ट्रेशन कर लिए हैं तो मैं थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ चुका होगा, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में डील करने की कोशिश करता हूँ। T=0 पे हम मान लेते हैं कि इसका कुछ N2O5 गैशियस है, इसका प्रेशर P0 है। कुछ समय बीत गया, कुछ मोल्स कम हुए, माइंड यू मोल्स कम हुए, जब मोल्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो मान लिए कितना हो गया, P0 माइनस P डैश, क्योंकि मोल्स कम हुए तो प्रेशर भी कम होगा, और इधर मोल्स बन रहे हैं, इधर मोल्स बन रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा। अब देखिए इसके 2 मोल, इसके 2 मोल देते तो इसके यहाँ से जितने मोल जाएंगे N2O4 के उतने ही मोल बनेंगे। अब जितने मोल जाएंगे उतने प्रेशर में यहाँ कमी आएगी, तो उधर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। इसके 2 मोल, इसके 1 मोल देते तो यहाँ से जितने मोल्स गए उधर उसके आधे मोल बनेंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1 है। अब आधे मोल बनेंगे तो प्रेशर भी आधा होगा। तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ P डैश लिखा है तो यहाँ मैं P डैश लिखूंगा क्योंकि स्टोइकोमेट्री मैच कर रही है, और यहाँ P'/2 लिखूंगा, आधा लिखूंगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आइए डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं कि ये ln A0/AT KT हुई फर्स्ट ऑर्डर के लिए घिसी पिटी इक्वेशन। तो अब A0 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, इनिशियल प्रेशर P0। AT की जगह, AT केवल जो डिकम्पोज हो रहा है उसी का प्रेशर है P0 माइनस P डैश, बट अनफॉर्चुनेटली हमें टोटल प्रेशर दे रखा है। ठीक, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, A का प्रेशर, ठीक, A मतलब N2O5 का प्रेशर, फिर N2O4 का प्रेशर, और फिर O2 का प्रेशर। तीनों प्रेशर हमको दे रखे हैं, तीनों प्रेशर दे रखे हैं, तो स्टोइकोमेट्री उसी के हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। इन सबको आप अगर जोड़ेंगे तो यह आएगा P0 प्लस P'/2, और वो किसके बराबर है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी 0.512 वो दे रखा है सवाल में टोटल प्रेशर। तो उससे हमको P0 तो पहले से ही बताया 0.5, आपने P डैश निकाल लिया। P डैश जो निकल कर आया वो कितना, 0.024। अब P0 माइनस P डैश निकालना बहुत आसान है, और फिर यहाँ से हमने कैलकुलेशन भी कर लिया, K = ln A0/AT, ठीक, इंटू 1/T। तो
पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी डैश इंटू के टी। तो पी नॉट की जगह 0.5 और पी नॉट माइनस पी डैश ये निकल कर आ गया 0.476, ये आ गया के इंटू कितने टाइम में हुआ था, ये 100 सेकंड में। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, दे रखी है वैल्यू। तो यहाँ से हमने के कैलकुलेट किया 4.9 इंटू 10 की पावर -4। सो अगेन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, आपने देखी, खुद से ट्राई करिएगा, होपफुली सवाल ये हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये कई सारी प्रॉब्लम्स आपको करने को दी हैं, यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये तो आप ये समझ लिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही चली क्लास में, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इस पे बेस भी हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। देखिए, डिटेल फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में। एक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई नाम का एक चैप्टर होगा आपके, उसमें जो है इसको हम पढ़ेंगे। बट जो थोड़ा बहुत अभी फंडामेंटल इसके समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Radioactivity can be defined as process of spontaneous disintegration, spontaneous मतलब खुद से ही, और decay of certain elements by emission of certain particles in order to achieve stable neutron to proton ratio। ठीक, यानी कई सारे ऐसे एलिमेंट रहते हैं कि जिनके न्यूक्लियस खास करके कुछ डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं कुछ स्टेबल न्यूक्लियस बनने के लिए, और उसी फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो मेजर कॉज है, देखिए पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझना है। मेजर कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज इनसाइड द न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी यानी एक न्यूक्लियस का फिनोमेना है, इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर के ये चीज़ हो रही होती है। एनी रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, वो नहीं डिपेंड करता प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, अदर एक्सटर्नल कंडीशन। तो ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, रेडियो एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूक्लियर फोर्स उसको गवर्न कर रही है। ठीक, अब ये देखिए, पहले भी आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल कि रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ठीक, एनी रेडियो एक्टिव प्रोसेस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसीलिए हम उसको यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं कि एनी फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी अब ये देखिए, अगर ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। So if a radioactive substance is converting into product, तो माइनस dA/dt ये किसके बराबर है? KA के। तो ए देखिए, माइनस तो बताया हुआ है, वो तो रिएक्टेंट में लगाते ही हैं कि यार वो मतलब ताकि चेंज जैसी चीज़ नेगेटिव ना रहे, KA के। बट उसको अब हम थोड़ा दूसरे प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स। मोल्स किसके प्रोपोर्शनल है कि कितने ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी, वो किसके प्रोपोर्शनल है? कितने ज़्यादा एटम्स होंगे। तो हमने ए को की जगह ऐसे लिख दिया -dN/dt। N क्या है कि उसके कितने न्यूक्लियस हैं। व्हाट इज N कि उसके कितने न्यूक्लियस हैं। -dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा N, यानी न्यूक्लियस के वही खुद आपके डीके करने का रेट इस पर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, मैं रोड पे आप गुब्बारे भर के रख दीजिए, तो कितने गुब्बारे फट रहे हैं हर सेकंड, वो खुद इस पर डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा गुब्बारे हैं। शुरुआत में ज़्यादा गुब्बारे थे तो ब्लास्ट भी ज़्यादा हो रहा था, ऐसे फट 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 भी ज़्यादा रहे थे। बाद में फट फट के वो रह ही गए कम, तो अब फटने का रेट भी कम हो गया। तो -dN/dt लैम्डा N। अब ये देखिए, व्हाट इज लैम्डा हेयर? लैम्डा वहाँ पर क्या होता था आपके, वो रेट कांस्टेंट, यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, लैम्डा क्या कहलाएगा? डीके कांस्टेंट। ठीक, एनीवेज वैसे ही इक्वेशन बनेगी, dN/n नीचे आ जाएगा, लैम्डा dt, वही उसी टाइप वाली इक्वेशन बनेगी। इंटीग्रेट करेंगे, n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, nt t समय के बाद में, 0 शुरुआत वाला टाइम और ये t टाइम। ठीक, वही इक्वेशन आपके जैसे आती थी निकल कर आ जाएगी। आप पुरानी इक्वेशन याद करिए, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। तो A0 की जगह n0, AT की जगह NT, ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा टी।
अब देखिए एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी, ये dN/dt इसी को ही जो है वो हम क्या बोलते हैं, -dN/dt, दिस थिंग इज नोन एज एक्टिविटी। आप ये कहें नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो देखिए जो आपका रेट है वही आपकी क्या कहलाती है, एक्टिविटी। आपको पता है -dA/dt क्या होता है, रेट होता है। तो अब ये देखिए, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए R0 जो है वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा और RT जो है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि एक्टिविटी जिसको हम रेट बोल रहे हैं, एक तरीके से रेट है। तो जैसे ln A0/AT लिखा करते थे, लैम्डा टी, तो यहाँ पर वो A0 इस बार सिंबल क्या है, व्हाट इज A0, मोल नहीं, इनिशियल एक्टिविटी, और AT क्या है, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी। तो कुछ आपको नया फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सिंपल सी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक, अब यहीं पर देखिए जो ये इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है केमिस्ट्री में ही, एक इसको यूज़ करके उन्होंने मतलब आर्कियोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो व्हाट इज़ दिस, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम जो है वो मिनरल्स की, फॉसल्स की, इन सब की एज फाइंड करते हैं। ठीक, कि हमको बहुत पुराने कोई आर्टिफैक्ट्स मिले, मिनरल्स मिले, फॉसल मिले, तो ये कितने साल पुराने होंगे, कितने हज़ार साल आपके पुराने होंगे, कैसे होंगे, इसको फाइंड करते हैं। तो इसका तरीका समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फिर सवाल भी NCERT का देखेंगे, कोई ये नहीं समझिए कि बहुत हाई फाई चीज़ पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये है और हमारे सिलेबस में। तो आपके इससे हम एज फाइंड करते हैं। अब देखिए कार्बन 12 होता है जो कि नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, यानी अनस्टेबल होता है, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। ठीक, अब कार्बन 14 बहुत कम मात्रा में ही होता है, और ये बनता कैसे है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सन से कॉस्मिक रेज आ रही होती हैं, उन कॉस्मिक रेज से ये कुछ बहुत लिमिटेड अमाउंट में, सारे ही नाइट्रोजन ऐसा नहीं करते, कुछ कुछ कॉस्मिक रेज से ये न्यूट्रॉन लेने के बाद में कार्बन 14 बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 बन रहा होता है, और वो फिक्स है भाई। नाइट्रोजन की साइक्लिंग हो रही है, नाइट्रोजन की परसेंटेज फिक्स है, सन की रेज आ रही हैं, वो आप उसमें कॉस्मिक रेज आ रही हैं, और उससे जो है वो कार्बन 14 बन रहा है, तो इट इज फिक्स्ड इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक, अब फिक्स्ड इन दी एटमॉस्फेयर, तो एक कार्बन 14 जो बना वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और उसने CO2 बना लिया। CO2 का आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, देखिए ये वो वाला कार्बन है कि जो CO2 है जिसमें कार्बन कौन सा है, कार्बन 14। तो जैसे नॉर्मल कार्बन है उसी में कुछ हिस्सा कार्बन 14 का भी है, और वो भी आपके कांस्टेंट रहता है। बट कार्बन 14 आपके रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, और वो डिसइंटीग्रेट करता है किसमें, कार्बन 14, ये देखिए इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो टूट जाता है किसमें, नाइट्रोजन में, और ये आपके बीटा रेज में। ठीक, या इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हैं, बाहर रिलीज कर देता है। ये इक्वेशन क्या है, 2 मिनट में इसको समझा सकता हूँ, वैसे तो फिजिक्स में डिटेल में। ये देखिए हुआ क्या है, प्लीज, न्यूट्रॉन टूट गया है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो उसने बाहर फेंक दिया बीटा रेस की फॉर्म में, मगर प्रोटॉन बढ़ गया, तो अब 6 के बजाय यहाँ 7 प्रोटॉन हो गए, 6 + 1, मास नंबर वही रहा 14 जो पहले था, बट ये रियलिटी है। बट एनीवेज ये कार्बन 14 ऐसे डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है, बट आपको ये सब कर रहे हैं, हमारे अंदर बॉडी में भी कार्बन 14 है, थोड़ा सा वो भी कर रहा है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि ओ मेरे अंदर रेडियो एक्टिविटी है, मैं क्या करूँगा। भैया इसकी हाफ लाइफ है 5730 साल, 5730 ईयर्स। ठीक, तो अब इतना जी लें तो टेंशन लीजिएगा, इतना जी लें तो टेंशन लीजिएगा, फिर अरे क्या होगा मेरे अंदर, रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, बहुत ही फीबली डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, इससे 10 गुना कम भी जी लें तो वो भी खुशी मना लीजिएगा कि हमें 500 साल जी लिया। अब
एक्टिविटी जो सैंपल शो करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन 14 न्यूक्लियाई उसके अंदर कितने प्रेजेंट है। ठीक, इस चीज़ को हम समझते हैं। और देखिए एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 कांस्टेंट है और लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी उतनी ही परसेंटेज है कार्बन 14 की। मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि भाई समझाने के लिए, वैसे तो रियलिटी में बहुत कम है, बट से 100 में एक एटम जो है वो कार्बन का, 100 अगर एटम है कार्बन के तो उनमें से एक एटम कार्बन 14 है। तो अब हमारे अंदर CO2 हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वही कार्बन है और CO2 है, और उनमें से वही 100 में एक मॉलिक्यूल हमारे अंदर भी कार्बन 14 वाला है, और ये चीज़ कांस्टेंट है। तो कार्बन 14 इन द एटमॉस्फेयर, ठीक, इन द लिविंग ऑब्जेक्ट टुडे वो सेम है एज दैट ऑफ लिविंग सैंपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। ठीक, तो यानी जो अगर मैं आज हूँ मेरे अंदर भी उतना ही कार्बन 14 है जितना कार्बन 14 एक लिविंग पर्सन में था। लिविंग पर्सन में अगर वो से 4000 साल पहले जिंदा था, लिविंग पर्सन में उतना ही होगा। ठीक, अब व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, कोई लिविंग पर्सन, प्लांट, एनिमल, इवन ह्यूमन बीइंग, वो मर जाता है, तो फिर अब तो वो सांस वास तो ले नहीं रहा, तो बस जो अब उसका मेटाबॉलिज्म या मतलब सारी चीज़ें स्टॉप हो गई। इट नो लॉन्गर एक्सचेंजेस CO2 विद दी एटमॉस्फेयर। अब तो जो है वो है भैया, हड्डियों में या इधर बॉडी के अंदर जो भी है वो है। ठीक, तो अब वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करता है, तो इट्स एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि अब देखिए जैसे मतलब नॉर्मल है, सपोज करिए कि हम, मेरे अंदर CO2 है, लाइक इफ आई डाई टुडे, ठीक, अब हमको वहाँ मिट्टी में दफन कर दिया गया, 3000 साल बाद कुछ मेरी आपके हड्डियां कुछ निकल रही हैं, कुछ कंकाल निकल रहे हैं, तो अब उनको ये पता करना है 3000 साल बाद कि भाई ये हड्डी कंकाल कितना पुराना है। तो द मोमेंट मैं मरूंगा और फिर मुझको वो गाड़ देंगे ज़मीन के अंदर, अब मेरा CO2 एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा तो अब जो मेरे अंदर है जितना कार्बन है वो है, नॉर्मल कार्बन तो उतना ही रहेगा, बट जो कार्बन 14 है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, तो उसकी एक्टिविटी भी कम होने लग जाएगी। डिसइंटीग्रेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक, तो वो 3000 साल बाद जब निकालेंगे, अगर हमारी हड्डियां निकालेंगे तो देखेंगे कि एक्टिविटी मेजर करेंगे तो उससे नाप लेंगे कि कितने साल पुराना है। वो उनको इनिशियल एक्टिविटी पता होगी क्योंकि वो हर तो किसी में सेम रहती है, वो मेरी 3000 साल बाद एक्टिविटी मेजर कर रहे होंगे मेरी हड्डी की निकाल के। ठीक, और ये उनको लैम्डा पता होगा और टी वो मेजर करेंगे। लैम्डा कैसे पता होगा? लैम्डा कैसे पता होगा? देखिए देखिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता था कि के किसके बराबर था। ठीक, ये देखिए हाफ लाइफ किसके बराबर थी? ln2/k। बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ किसके बराबर थी? ln2/k। इसका मतलब के किसके बराबर हो जाएगा? ln2 अपॉन हाफ लाइफ। के कोई हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लैम्डा, ln2 अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बताई भी है आपको, टेंशन नहीं लेना, 5730 साल, 5730 ईयर्स। तो यहाँ से मुझको आपके क्या पता चल गया? रेट कांस्टेंट पता चल गया हाफ लाइफ से। ठीक, तो ये इनिशियल एक्टिविटी फ्रेश सैंपल की वही होगी। वो ये समझने की, जैसे आज मेरी जो एक्टिविटी है मेरे अंदर, अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, किसी भी जिंदा इंसान की भी वही रही होगी। हम मर गए, हमें दफन कर दिया गया, ठीक, 3000 साल बाद निकाला जाएगा तो एक्टिविटी कुछ कम हो चुकी होगी, बट एक जिंदा इंसान की तो तब भी वही एक्टिविटी रहेगी, तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा। अब आइए इसको एक हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक, ये देखिए, अब हमको कोई से एंशंट आर्टिफैक्ट मिला, कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन का, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन का। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बहुत बड़े सिविलाइजेशन थे,
आपके ये बेसिकली जो कुछ पोर्शन इसका यहाँ इंडिया में है, मेनली जो जो सिंध है विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहाँ पे था। तो एंशियंट आप ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो तो वहीं से स्टार्ट हुआ है सारा, जो प्रेजेंट डे अभी पाकिस्तान में चला गया है। वो वही मेनली सिविलाइजेशन है। कुछ धौलावीरा और कुछ साइट्स उसकी इंडिया में भी हैं। तो ये देखिए, अब सपोज करिए हमको आर्टिफैक्ट मिला, अब ये हमको पता करना है, हमको मालूम है, इससे हम ये भी पता कर पाएँ कि ये जो है वो कौन से टाइम का सिविलाइजेशन का है। इससे आर्कियोलॉजी में और पैलेंटियोलॉजी में बिल्कुल एक ये समझ लीजिए कि रिवॉल्यूशन आ गया था, और इसीलिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री का, जिन्होंने ये कार्बन डेटिंग निकाली। साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक, बट उनके लिए नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए मिला हुआ है। अब इसी पे बेस, ठीक, ये मोहनजोदाड़ो में ये ऋतिक थे, तो ये ऋतिक हमको मिले हैं यहाँ पर, बट उनकी शक्ल चेंज हो चुकी है। तो ये उनकी मूर्ति बनी हुई थी मगर शक्ल चेंज, आर्टिफैक्ट ये मिले हैं आपके। अब इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है क्या, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। ये हमको दे रखी है हाफ लाइफ, बहुत अच्छी बात है, हाफ लाइफ दे रखी है। ठीक, अब कहा है कि ये सैंपल जो हमको अब मिला है, ये लकड़ी का सैंपल, वुड का आर्टिफैक्ट, अब इसमें 80% ही कार्बन 14 केवल बचा है एज कंपेयर टू अ लिविंग ट्री। 80% बचा, यानी 20% गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया भैया, डिसइंटीग्रेट कर गया, डिसइंटीग्रेट। तो पूछा है कि इनकी ऋतिक की एज बता दीजिए, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। ठीक, तो आइए भाई सवाल करते हैं। एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू लैम्डा टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल, ए टी क्या है, टी समय बाद में। तो सबसे पहले तो हम रेट कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं, लैम्डा एल एन टू अपॉन टी हाफ। टी हाफ दे रखा है हमको, तो एल एन टू अपॉन टी हाफ से हमने ये लैम्डा निकाला। अब ए नॉट इनिशियल थी, टी टाइम के बाद में जब खुद ही कह रहा है 80% बचा, यानी 0.8 ऑफ ए नॉट। 80% बचा यानी 20% खर्च हो गया, तो 80.8 ऑफ ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल कर दिया, तो आपको फिर ये इक्वेशन बची रह गई। थोड़ा बहुत अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। 1/0.8 कैन बी रिटन एज 5/4। ठीक, 5/4, तो ये ln 5/4 है, ये ln 2 है। 5730 ईयर्स इंटू टी। कैलकुलेशन करने होंगे, ln से ln नहीं हटा सकते हम ऐसे, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी हैं, वैसे एंटीलॉग नहीं ले सकते। तो टी कितना हो जाएगा, 5, इसको दिए देखिए इधर लेगा 5730 ईयर्स, ln 1.25 डिवाइडेड बाई ln 2। अब वो कैलकुलेशन है, मानता हूँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आसान वाली वैल्यूज़ दे रखी होंगी, और एक आध अगर उसमें लॉग लग रहा होगा उसकी वैल्यू भी पकड़ा देंगे। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 5730 ln 1.25, और ln 2 तो आपको बताया हुआ है 0.693, 1844 ईयर्स। तो ये जब सैंपल कितनी है, 1844 ईयर्स, इतने हमारा ये सैंपल का की हमारी एज है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी जो मैंने करी, तो यही इसी का हम यूज़ करते हैं। अब चाहे वो फॉसल्स की हमको कोई मिल रहा है पैलेंटियोलॉजी में, या फिर कोई आर्टिफैक्ट मिल रहा है, तो ये देखिए जितनी भी, मतलब इवन हरियाणा में इधर उधर भी जो वो रीजन है, पंजाब में, राजस्थान में भी कई सारे पूरे एंशिएंट सिविलाइजेशन मिले, तो वो हैं एंशिएंट, कितने साल पुराने, इन्हीं सब टेक्निक से उनको निकाला गया है। ठीक, अब आइए यहाँ से हम अपना ज़रा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हमको देखने, तो ये असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, ये देखिए नोट डाउन करिए। ठीक, मैं सवाल क्या है, ड्यूरिंग, ये देखिए होमवर्क करना है हमको, और ये नोट डाउन करिए, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रॉन्शियम, उसकी भी हाफ लाइफ दे रखी है। ठीक, अगर इतना माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हुआ था हड्डियों में, कोई उस टाइम न्यूली बॉर्न पैदा हुआ था, ठीक, कैल्शियम की वजह इतना स्ट्रॉन्शियम आ गया था,
तो 10 साल के बाद में कितना रहेगा और 60 साल के बाद में कितना रहेगा, प्रोवाइडेड कि वो आपके मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं हो। मेटाबॉलिकली लॉस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई हड्डियाँ वड्डियों से वो वैसे निकल गया हो, कुछ यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकल गया हो, नहीं, वो हड्डियों में ही है, बस वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो वहाँ से भी आपको एज फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूँ, ठीक। 4.18 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस इन लेक्चर 4, ये सवाल हम कर चुके हैं, ठीक। 4.19 ये सवाल आपको करना है, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 40 मिनट लेता है और 30% डिकम्पोज होता है, तो हाफ लाइफ निकालनी है। 4.29 दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ठीक। ये देखिए ये क्या है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। व्हाट डू मीन बाय एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन से हम क्या समझते हैं, ये देखिए, आइसोप्रोपेन हमको मालूम है, CH3 CH3 CH3H, ठीक। आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल से N डबल बॉन्ड N, एजो बोलते हैं जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, CH3 CH3H, ये एजो आइसोप्रोपेन है, ठीक। डीकॉम्पोजिशन, एजो आइसोप्रोपेन का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है। तो डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, एजो आइसोप्रोपेन डीकम्पोज कर रहा है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा डी, तो ये, ठीक, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्सेन में और नाइट्रोजन में। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ फ्री रेडिकल ऐसे होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक की नज़र से देखिए, तो एक देखिए रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पर बनेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपके रीअरेंजमेंट एक दूसरी चीज़ भी होती है, आइसोप्रोपेन है, तो रीअरेंजमेंट होगा और हेक्सेन दे देंगे। अब वो N हेक्सेन है या नहीं है, बट दे विल गिव मी, जो उन्होंने बोल रखा है, हेक्सेन C6H14 और नाइट्रोजन। अब ये N और N ये क्या दे देंगे, नाइट्रोजन, ठीक। तो अब शुरुआत का जो प्रेशर है वो तो एजो आइसोप्रोपेन का है, 360 सेकेंड्स के बाद में प्रेशर है वो है, और 720 सेकेंड्स के बाद में प्रेशर है वो दे रखा है। तो आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देन अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन हेयर, ठीक, कि थर्मल डिकम्पोजिशन SO2Cl2 का है, उसी टाइप का सवाल है, T=0 पे दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, ठीक। तो अब क्या पूछा है, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा है व्हेन टोटल प्रेशर इज इतना। देखिए वो तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब रेट कांस्टेंट फाइंड करें, तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, K फाइंड करना होगा, ठीक। फिर एक और सवाल है, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन A गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, K की वैल्यू दे रखी है, ऑर्डर नहीं बताया हुआ, ऑर्डर नहीं बताया हुआ, बट हिंट दे रखा है कि ऑर्डर क्या होगा, यूनिट देख के पहचानिए। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड ये पूछिए। 4.26 अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक, ये सॉल्व नहीं करना है। 4.25 ज़रूर करना है कि सुक्रोज डिकम्पोज कर रहा है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लॉ। हाफ लाइफ दे रखी है, तो कितना सैंपल बचा रह जाएगा 8 घंटे के बाद में। तो ये भी एक अच्छा सवाल है जो कि आपने देख लिया। इसके अलावा देखिए हमारे लिए जो मॉड्यूल है वो, अब मॉड्यूल का लेवल 1 हम कर सकते हैं, इवन लेवल 2 इज ऑल्सो ओपन फॉर अस नाउ, इवन लेवल 2 इज ऑल्सो ओपन फॉर अस नाउ। लेवल 2 भी जो है वो हमारे लिए पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ठीक। देखिए लेवल 2 भी जो है वो हमारे लिए फुल्ली ओपन हो चुका है। तो ये तो आपको एक होम असाइनमेंट थे जो कि क्वेश्चन करने, अपार्ट फ्रॉम दैट ये लेवल 2 के भी जो क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और इसका हैंड आउट भी आपको मिल जाएगा। लेवल 1 आपको करने को दे दिया गया था, और लेवल 2 के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, उसमें थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक दिस एक्सरसाइज 1 विच हैव बीन गिवन टू यू, जिसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ सवाल करेंगे।
तो ये दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 5 और हम आगे अपना डिस्कशन बढ़ाएंगे, बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी टाइप का कोई बैकलॉग ना इकट्ठा होने दें, हैंड टू हैंड पढ़ाई करते रहें ताकि कोई भी बैकलॉग ना इकट्ठा हो। तो क्वेश्चन, ये असाइनमेंट है, ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा सो दैट वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चन इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। लेवल 2 के क्वेश्चंस भी आपको, ये एक्सरसाइज 2 जो है हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, इसके क्वेश्चंस भी आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।